जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर उसके महत्व और उसके कार्य या उसमें जो कमियां रह गई थी उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट बिंदु है जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस बिंदु का नाम है संविधान सभा। ठीक है, उस संविधान सभा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है संविधान सभा। जैसा कि हम पिछले बात कर चुके हैं कि संविधान सभा उस समिति या उस दल या समुदाय का नाम है जो संविधान निर्माण का काम करेगी। हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि संविधान सभा की जो पूर्व योजनाएं थी वे योजनाएं असफल रही। उसके बाद एक जो कैबिनेट मिशन आया जिसका सबसे बड़ा काम था संविधान सभा के निर्माण में योगदान देना। उसके द्वारा मैंने आपको बताया था कि मई 1946 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो आज हम संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन के द्वारा जो सिफारिशें की गई है उनकी जानकारी करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात आती है, आप देखें कई बार इसका जब कभी कहीं प्रश्न आता है तो इससे हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। मंत्रिमंडलीय मिशन, इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दे दिया जाता है, मंत्रिमंडलीय मिशन या मंत्रिमंडल मिशन, ऐसा भी कहा गया और पूछा भी गया है। तो हम बात करें कि संविधान सभा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जिस मिशन ने दिया उसने क्या क्या ऐसे प्रावधान किए जिनके आधार पर यह संविधान सभा अपने संविधान निर्माण के कार्य को कर पाई। तो सबसे पहले जो इसने सिफारिश की, कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशें थी उनकी बात करें तो उनमें सबसे पहली सिफारिश जो इन्होंने की थी, इनका कहना था कि भारत में संघ व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। संघ व्यवस्था लागू की जाए। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि संघीय व्यवस्था ही क्यों, कि अंग्रेजों ने भारत में रहकर या भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए यह महसूस कर लिया था कि भारत में किसी भी प्रकार से एकात्मक शासन व्यवस्था पूर्णतः लागू नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि एकात्मक व्यवस्था या किसी प्रकार की अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था रहेगी वह राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करेगी। उसका नतीजा ये रहेगा कि हमेशा इन राज्यों के मध्य मतभेद खड़े होंगे या सीमाओं को लेकर युद्ध भी हो सकते हैं या किसी अन्य माध्यम से विवाद बढ़ते ही रहेंगे। ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए भारत में संघ व्यवस्था की सिफारिश की गई थी इस समिति के द्वारा। ये जो समिति, जो महत्वपूर्ण समिति है, इस समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं आप। इस समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई थी। दूसरी इसकी सिफारिश थी कि भारत में ये जो निर्वाचन होगा ये अप्रत्यक्ष होगा। यानी संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाए। अब हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हमारा क्या तात्पर्य है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से मतलब हो गया जनता प्रत्यक्ष रूप से इनके निर्वाचन में भाग नहीं लेगी। अब फिर किस आधार पर किया जाएगा, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन ने बात रखी कि इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब हो गया प्रति 10 लाख पर
प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर प्रतिनिधि दिया जाएगा, एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है, एक आधार तो ये कह दिया इन्होंने। दूसरी बात इन्होंने कही कि इसके बाद जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा, जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अभी जैसे अभी हम डिवाइडेशन करते हैं, अगर पहले ये हमने बात कल भी की है, हम देखें इसको, 4 तो चीफ कमिश्नरी स्टेट्स रहे, 292 ब्रिटिश प्रांत के रहे, यानी गवर्नर के माध्यम से। अब देखो इसको भी दो तरह से पूछा जा सकता है, ब्रिटिश प्रांत और गवर्नर प्रांत। और 93 रहे देशी रियासतें। इसको और साफ लिख देते हैं, ठीक है, टोटल। अब इसमें 292 तो अभी बताया मैंने, ब्रिटिश प्रांत या गवर्नर प्रांत, गवर्नर प्रांत या ब्रिटिश प्रांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं, ये हैं देशी रियासतें। और ये 4 हैं चीफ कमिश्नरी स्टेट्स या प्रांत। अब इनमें भी आगे क्या किया गया, इनका जो डिवाइडेशन था उसके जातिगत डिवाइडेशन को ध्यान में रखते हुए 210 ओनली इसका और इसका। ठीक है, 210 गैर मुसलमानों को, ठीक है, 78 मुस्लिम्स को, चार इन्हें दिए गए सिखों को, और जो 4 थे वो ही चीफ कमिश्नरी स्टेट्स। तो इन दोनों का टोटल 296 आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का डिवाइडेशन किया गया। और मैंने आपको सेकंड बिंदु में बताया कि जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखने के लिए वहाँ कहा गया। अब आप ध्यान कर सकते हैं कि क्या अंग्रेज संप्रदाय या जाति की बात करना छोड़ सकते हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता। वे प्रारंभ से ही भारतीयों में इस तरह का डिवाइडेशन चाहते हैं कि भारतीयों में किसी तरह की यूनिटी स्थापित नहीं होनी चाहिए। यानी उनका मानना था, क्योंकि उन्हें पता है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के व्यक्तियों, मतलब मेन हिंदू और मुस्लिम ने यूनिटी की और उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रांति कर दी। तो अंग्रेजों हमेशा के लिए सतर्क हो गए। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि कभी भी हिंदू मुस्लिम में यूनिटी नहीं हो। इस यूनिटी को तोड़ने के लिए उन्होंने 1909, 1919 और 1935 में प्रयास किए। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की प्रथा को 1909 में उन्होंने प्रारंभ किया, 1919 में उसको आगे बढ़ाया और 1935 में उसे भारतीयों में भी फूट डालने के लिए दलितों तक को रिजर्वेशन देने का प्रावधान करने की कोशिश की। तो ये शुरू से ही अंग्रेजों की ये पॉलिसी रही है कि भारतीयों को किसी भी प्रकार से एक नहीं होने दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें भी ये ध्यान रखना है कि अंग्रेजों से टकराने के लिए कांग्रेस ने एक नया रास्ता निकाला। अंग्रेजों से कहा गया कि हम अपने आधार पर आपके अनुसार इन रियासतों का वर्गीकरण कर देंगे, यानी आप अलग से सीटें नहीं दें। उनकी मांग यही थी जनरली, हम कांग्रेस के माध्यम से खुद ही
इन अलग अलग संप्रदायों के व्यक्तियों के लिए सीटें रिजर्व छोड़ देंगे। यस, हमारे कांग्रेस के माध्यम से उनको ये सीटें अलॉट कर दी जाएंगी। आगे देखो, आगे क्या कहा गया, फिर आगे एक और बात की गई कि जातीय समीकरण के आधार पर मैंने बताया इस तरह का डिवाइडेशन उन्होंने मांगा। एक बात और सिफारिश की गई थी, ये जो सारे काम कर रहे हैं हम, ये किसके लिए कर रहे हैं? संविधान सभा के गठन हेतु। संविधान सभा का जो गठन, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है, उसके गठन के लिए क्या क्या ध्यान रखना होगा। आगे उन्होंने कहा कि जब प्रथम बैठक हो जाएगी, संविधान सभा की प्रथम बैठक होने के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक होने के बाद ये जो प्रांत होंगे, ये हों चाहे किसी अन्य तरीके के प्रांत, वहाँ उन प्रांतों को ग्रुपों में बांट दिया जाएगा। यानी जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उनका एक क्षेत्र अलग से बना दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रथम बैठक के बाद इस तरह का डिवाइडेशन हो जाएगा। आपको पता है कि बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, ठीक है, इन प्रांतों में कांग्रेस बाहुल्य क्षेत्र थे या कांग्रेस को जहां पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। दूसरी तरफ असम, बंगाल, ठीक है, ये हैं उत्तर पूर्वी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद आप देखिए क्या बच रहा है। एक तो पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उसके बाद बच रहा है बलूचिस्तान, उसके बाद देखिए आप बलूचिस्तान। अब एक बार हम बात करें कि ये जो हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये ज़्यादातर प्रांत कैसे हैं। नीचे के जो दो प्रांत है वो उत्तर पश्चिमी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, असम और बंगाल उत्तर पूर्वी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, और बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा, ये सब कांग्रेस या हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो अंग्रेजों की जो चाल रही वो क्या रही कि उन्हें कहा गया कि प्रथम बैठक के बाद जो ग्रुप डिवाइडेशन किया गया है, ये इसमें जितने भी प्रांत शामिल हैं वह अपने ग्रुप को भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अपने ग्रुप को छोड़कर वो कोई अन्य ग्रुप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, शामिल रहना चाहें अपने ग्रुपों में तो शामिल रह सकते हैं। यानी अंग्रेजों ने इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारत के पूर्ण विभाजन, एक बार फिर भारत का विभाजन करने की जो चाल थी उसको स्वीकार या फलीभूत करने का प्रयास किया। अगर दूसरी ओर अगर हम देखें तो ये जो डिवाइडेशन था, ये डिवाइडेशन करने का प्रयास इसलिए भी किया गया ताकि कोई भी वर्ग, जैसे हमने जाति के आधार पर सीटें निर्धारित कर दी, क्षेत्रों को शामिल कर लिया, तो हो सकता है कि दूसरा इसका जो पक्ष है वो ये कहता है कि ये इसलिए किया गया प्रयास कि कोई भी वर्ग, जातीय हो, भाषा, धर्म, किसी भी आधार पर कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा निर्माण हो रहा है उसमें शामिल होने से इनकार नहीं कर दे, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। हाँ, ये भी ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो हैं, ये जो 6 स्टेट हैं, ये हैं हिंदू बाहुल्य। ठीक है, ये हैं मुस्लिम बाहुल्य दोनों क्षेत्र।
ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार की ये महत्ता रही है। इसके दो पक्ष हो सकते हैं। मैं अभी दोनों पक्षों के बारे में आपको बता रहा था। मेरा ये कहना था कि जिस तरीके से मुसलमानों और हिंदुओं में अंग्रेजों की फूट डालने की जो नीति रही थी, उस नीति के तहत ही हिंदू क्षेत्रों को अलग कर दिया गया, एक अलग ग्रुप में रख दिया गया, और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को एक ग्रुप में रख दिया गया। लेकिन इसका दूसरा पक्ष अगर देखें तो अंग्रेजों ने दोनों पक्षों को संतुलित करने का काम किया, ताकि कोई भी वर्ग कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा का गठन किए जाना है, उस गठन से अपने आप को अलग नहीं कर, यानी वो किसी भी प्रकार से ये इनकार नहीं कर पाए कि मैं संविधान सभा में शामिल नहीं होऊंगा। ठीक है, तो ये संख्याएं आप अपने माइंड में रखिए, फिर आगे काम आएंगी, अभी देखिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैबिनेट मिशन क्या सिफारिश कर रहा है। कैबिनेट मिशन कब कर रहा है सिफारिश? 16 मई 1946 को। और भारत कब आया था ये? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, ये अपना जो टॉपिक है इसको याद रखें। आपके डेट्स वगैरह जो हैं उनको कंफर्म करें, नहीं है तो मंथ को कंफर्म करें, मंथ भी नहीं होता है आपसे तो ईयर्स को कंफर्म करके रखें। क्योंकि बेनिफिट ये है कि डायरेक्ट आजकल जैसे जैसे एग्जाम होते जा रहे हैं वैसे वैसे टफ होते जा रहे हैं। डेट भी दी जा रही है, मंथ के साथ दे देते हैं कई बार। ठीक है, तो आप जिस तरीके से याद रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो सिफारिश की जा रही है संविधान सभा के गठन के लिए, उसका एक आधार रखा गया है 10 लाख की पॉपुलेशन। कैसा निर्वाचन है? अप्रत्यक्ष। यानी वहाँ की जो अप्रत्यक्ष कैसे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ की जो प्रांतीय सरकारें जो हमने बना रखी थी, प्रांतीय सरकारों को ही ये दायित्व दे दिया गया था कि वे अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजेंगी, चाहे वो देशी रियासत हो चाहे या कोई अन्य रियासत हो। ठीक है, तो ये तो ब्रिटिश सरकार के माध्यम से निर्वाचन होना था, उनके सहयोग से प्रांतीय सरकार या प्रांतीय जो प्रतिनिधि हैं या उनके हिसाब से। ठीक है, लेकिन एक बात और रह रही थी कि जो देशी रियासतें थी, अब ये तो 11 जो प्रांत थे उनके बारे में बात कर ली हमने। ठीक है, देशी रियासतों को शामिल होने के लिए तैयार कौन करेगा? एक समझौता समिति बनेगी। आगे जब हम समितियों के बारे में लिखेंगे, समझौता समिति, ये समझौता समिति क्या करेगी? सिफारिश। समझौता समिति और देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं वे मिलकर आपस में डिसाइड करेंगे कि उन्हें इस संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं होना है, या और किस प्रकार से होना है। शामिल होने या न होने का जो विचार है उस पर चर्चा करेंगी देशी रियासतें, और ये जो ब्रिटिश प्रांतों को लेकर बनेगी प्रारूप समिति के साथ साथ एक समझौता समिति और बनेगी। जो बड़ी 8 समितियां बनेंगी संविधान सभा के गठन के अंतर्गत, उनमें एक समिति का नाम है राज्य समझौता समिति। यानी राज्यों को लेकर जो भी समझौते होंगे देशी रियासतों के साथ, वह ये समिति और देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं वे मिलकर आपस में तय करेंगे। यानी देशी रियासतों के संविधान सभा में शामिल होने की जो शर्तें हैं उनको डिसाइड किया जाएगा इन दोनों के द्वारा मिलकर। तो ये कुछ सिफारिशें की गई हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से कैबिनेट मिशन के द्वारा इन लोगों को तैयार किया जा रहा है कि वे भारतीय निर्माण के लिए जो संविधान निर्माण के लिए जो सभा गठित की जा रही है वे उसमें शामिल हों, और शामिल होकर अपनी जो सिफारिशें हैं या अपनी जो भावनाएं हैं या जो अपनी मांगे हैं उनको रख सकें। इसकी एक और सिफारिश इसके द्वारा की गई कि जो भी संविधान निर्माण किया जाएगा वह संपूर्ण भारत के लिए लागू होगा। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान्य होगा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू भी किया जाएगा। यानी आप इसके निर्माण के बाद इनकार या अस्वीकृति नहीं देंगे, आप इसे स्वीकार करेंगे। ठीक है ना, और स्वीकृति के साथ ही काम होगा। यानी कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि आप इसे अस्वीकार कर पाएंगे, यानी स्वीकृति होगी। यानी एक तरह से ब्रिटिश सरकार और भारत के जो संविधान निर्मात्री जो सभा निर्मित हो रही है
उसके मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया कि संविधान सभा जो भी संविधान निर्मित करेगी उसे मान्यता प्रदान की जाएगी। कुछ फेरबदल होंगे, हो सकते हैं, किए जा सकते हैं, लेकिन पूरे संविधान को नकारा नहीं जाएगा। एक बात और कही कि देशी रियासतों को, जैसा मैंने पहले ही बताया, देशी रियासतों को, रियासतें जो हैं वो संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान के अंतर्गत आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती, यानी उन्हें नियंत्रित किया नहीं जाएगा इस संविधान के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा। वे अपना डिसीजन लेने के लिए क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। तो ये भी एक प्रावधान ऐसा था जिस पर हमें ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि इससे भारत के विभाजन के कई कारण उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, इन कारणों से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि देशी रियासतों को अपने अंदर या अपने संविधान सभा में शामिल होने के लिए प्रयास करेंगे। तो देशी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई ब्रिटिश नियंत्रण से। आप देखिए दो तरह का नियंत्रण चल रहा है वहाँ भी। और दूसरा संघीय व्यवस्था से, जो संघ बनने वाला है, भारत संघ से और ब्रिटिश नियंत्रण से क्या रखा गया, इन्हें मुक्त रखा गया, यानी इनकी स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया कि वे संविधान सभा में शामिल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, संविधान सभा में शामिल होने और न होने के लिए। या न होने के लिए। ठीक है, अगली जो लास्ट बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, इस मिशन ने यानी कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि आर्थिक, प्रशासनिक, इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिव और सैनिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान के निर्माण को ठीक है। अब देखो इसका इफेक्ट क्या होगा। संविधान सभा में शामिल होने या न होने के लिए स्वतंत्र रखा। अब इसका प्रभाव क्या होगा, तो आप सोचेंगे फिर मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल क्यों होगी, या नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, और होगी तो क्यों होगी, या अंतरिम सरकार में शामिल होगी तो क्यों होगी, और क्यों नहीं होगी तो क्यों, क्या कारण रहा। ठीक है, तो आप देखें कि अब कोई ऐसा रीज़न नहीं बच रहा है कि जिससे कोई व्यक्ति मना कर सके। जब हमने संप्रदाय के आधार पर दे दिया, जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र विशेष आदि सब आधारों को शामिल कर लिया, तो कैबिनेट मिशन में सब लोग शामिल होंगे। लेकिन मुस्लिम लीग का अलग इशू है। अब आप समझ सकते हैं कि जब पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान के निर्माण की मांग को अस्वीकार कर दिया गया है, तो फिर मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल होने के लिए तैयार होगी या नहीं होगी, या कैबिनेट मिशन को वो महत्व देगी या नहीं देगी। तो एक मांग अस्वीकार हो जाने से पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो मुस्लिम लीग के लिए क्या फायदेमंद रहा वहाँ, उन्होंने देखा कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन के तहत मुसलमानों को 78 सीटें दी जा रही हैं, यानी सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों को अलग से महत्व दिया जा रहा है। तो उसे लगा कि हम इन 78 व्यक्तियों को तोड़कर या उनके सहयोग से पाकिस्तान की मांग को एक बार फिर उठा सकेंगे। ऐसा इन्होंने मानते हुए इन्होंने कैबिनेट मिशन में शामिल होने से इनकार नहीं किया, बल्कि उसमें शामिल होने में समर्थन जता दिया। कांग्रेस तो जब सबको साथ लेकर चल रही है, कांग्रेस को अत्यधिक सीटें मिल रही हैं, तो वह तो वैसे ही खुश होने की बात थी उसके लिए, और उसने इसलिए कैबिनेट मिशन की सिफारिश को भी मान लिया, क्योंकि संविधान मिल रहा था हमको।
कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर हमें क्या मिलने वाला है? संविधान। तो इस संविधान के निर्माण को लेकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों खुश हैं और अन्य संप्रदायों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, इसलिए वे भी प्रसन्न हैं। तो कोई भी ऐसा कारण नहीं बचा या ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया हो। ठीक है, अब आप देखिए, जब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ तो निर्वाचन का क्या परिणाम रहा, या जो चुनाव हुए उन चुनावों का क्या परिणाम रहा, कैसे संविधान सभा के लिए एक प्रतिनिधि तैयार होंगे या हमें मिल पाएंगे। तो जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखें इस बात को। निर्वाचन हो रहे हैं, निर्वाचन हुए किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर। तो अब क्या होगा? सीटों का वर्गीकरण किया जाएगा, सीटें किसको कितनी मिल रही हैं और कौन व्यक्ति किन सीटों के लिए काम कर रहा है। तो इस तरह का डिवाइडेशन किया गया। तो उसमें देखो, अब धार्मिक आधार पर हमने बात कर ली, क्षेत्र के आधार पर कर ली। अब यहाँ पर पार्टीबाजी की बात करें। पार्टीबाजी को देखते हुए आप देखिए, सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को, फिर उसके बाद मिल रही है मुस्लिम लीग को, उसके बाद मिल रही हैं फिर बाकी सब एक एक मिल रही है 7 पार्टियों को, और 8 सीटें मिल रही हैं निर्दलियों को। ठीक है, आप देखें कुछ लोग निर्दलीय भी कह देते हैं इनको, कुछ लोग स्वतंत्र। ये इसी तरह के इनके नाम रहे थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ठीक है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ठीक है, यहाँ पर है साम्यवादी पार्टी, इसके बाद है कृषक प्रजा पार्टी, सिख। इन सबको सीटें मिल रही है एक एक। आठ से 12, 12 3, 15, 15 और 8, 23 की 3। ठीक है, वापस कितने हो गए टोटल? 296 कैंडिडेट जीतकर आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से अलग। अब ये किस आधार पर डिवाइडेशन किया गया है? मैंने बताया आपको, ये पार्टी आधारित वर्गीकरण किया गया है। पार्टी आधारित वर्गीकरण किया गया, यानी अब ये डिसाइड हो गया है कि कितनी सीटें निर्वाचन मंडल में या संविधान सभा के द्वारा निर्धारित की गई हैं। 296 जो सीटें हैं, मैंने बताया कि जो देशी रियासतें थी उन्होंने इस संविधान सभा में भाग लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया। यानी चुनाव कितने लोगों के लिए हुए? 296 जो सीटें। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो देशी रियासतें हैं, आप टोटल अभी हमने टोटल लगाई थी, देशी रियासतों ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया।
इसलिए ये अलग है। और कुल जो टोटल 296 कैंडिडेट संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुने गए हैं वो इस प्रकार से आप देख लें। ये पूछे जाते हैं, कई बार ये संख्या पूछी गई है, कभी इस पार्टी की पूछी गई है, कभी ये पूछा गया है कि साम्यवादी पार्टी के बारे में या सीटों के बारे में की संख्या बताइए, या कौन कौन निर्दलीय को कितनी या स्वतंत्र कितने व्यक्ति निर्वाचन सभा में भाग लिए थे। तो पार्टी के हिसाब से देख लिया और निर्दलीय के आधार पर हमने ये देख चुके हैं। तो इस तरह का कार्यकाल ही टोटल सीटें निर्धारित कर दी गई। ये कब है? जब भारत का डिवाइडेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी तो ये पूरे भारत में जो निर्वाचन हुए उनकी सीटों की संख्या है या उन निर्वाचित व्यक्तियों की संख्या है पार्टी के आधार पर। आप देखें, अब ये दूसरा काम रहा, संविधान सभा का गठन हो रहा है एक तरीके से। अब इसका जो अगला है, चुनाव हो गए हैं, संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए, चुनाव की परफॉर्मेंस ऐसी रही सीटों की। अब आगे देखते हैं आप, फिर एटली ने घोषणा कर दी बीच में, एटली ने क्या कर दी? घोषणा कर दी, क्लीमेंट एटली। ये तो चल ही रहा है। अभी एक टॉपिक और है उसमें, अंतरिम सरकार। तो आप देखो, अंतरिम सरकार की बात बाद में करेंगे, पहले एक जो क्रम से हम काम कर रहे हैं वो कर ले। एटली ने घोषणा क्या कर दी? फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली, और ये कौन है? ब्रिटिश पीएमए। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं भारत को 30 जून 1948 तक स्वतंत्र कर दूंगा या स्वतंत्रता दे दी जाएगी। ठीक है, किसको? भारत को। भारत कह रहे हैं 30 जून 1948 तक। कहीं कहीं ये लिखा हुआ है मिस्टर, इसमें भी आप समझ गए होंगे मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। उसमें ये 47 लिखा है, तो आप उसको सही कर लें एक बार, जिन जिन के पास है, एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है। ठीक है, तो 1948 तक क्या कर दी जाएगी? भारत को, या मतलब जो भारत उस टाइम जो ब्रिटिश भारत है उसको स्वतंत्रता दे दी जाएगी। इस व्यक्ति ने घोषणा की है कब? ठीक है, तो ये ध्यान रखें, पूछा गया है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब जब बात हो रही है, ये घोषणा इन्होंने कर दी, लेकिन इससे मुस्लिम लीग को ऐसा लगा कि हमें कुछ कार्यक्रम करना चाहिए यहाँ, क्योंकि मैंने पहले बताया कैबिनेट मिशन ने तो पाकिस्तान के निर्माण की मांग को इनडायरेक्टली क्या कर दिया? मना कर दिया कि पाकिस्तान का निर्माण नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इन्होंने जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग की सरकार स्थापित हुई या जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग बहुमत में थी वहाँ दंगे प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ पर दंगे प्रारंभ हो रहे हैं, उसकी बात बाद में करें। अब इन्होंने स्वतंत्रता देने के लिए किसको भेजा? लॉर्ड माउंटबेटन को। मैं आगे की भूमिका बता रहा था, इससे पहले इसको लिखा दूं। लॉर्ड माउंटबेटन को कहाँ भेजा गया? भारत भेजा गया। किसके लिए? स्वतंत्रता देने के लिए। ठीक है, ये जो इंडिपेंडेंस हमको मिलेगी ये देने के लिए किसको भेजा गया है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत से जिनका कनेक्शन रहा है आज़ादी के बाद भी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन को कहाँ भेजा गया? भारत भेजा गया। अब जैसे ही वो भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत का जो मैं बात कर रहा था, वो यहाँ से माहौल देखिए आप, मुस्लिम लीग ने तो यहीं से माहौल खराब करना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। इसको कहते हैं वो पाकिस्तान की मांग को लेकर ये याद रखना, जो जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ और जोर दे रहा हूँ उसको आप माइंड में बैठा ही ले, ध्यान रख लें आप। ठीक है ना, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी अब ये प्रत्यक्ष कार्यवाही क्या हो गई? यानी जब बातचीत से पाकिस्तान इनके हाथ में नहीं आ रहा है तो इन्होंने क्या तरीका लगाया? पूरे भारत में जहाँ मुस्लिम बाहुल्य थे या मुस्लिम लीग बाहुल्य में थी या मुस्लिम लीग का बहुमत था या मुसलमानों का बहुमत था, वहाँ पर दंगे फसाद शुरू कर दिए गए।
इन दंगों से ब्रिटिश सरकार इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने खुद ने ही कह दिया कि हम भारत को छोड़कर जाएंगे, भारत को छोड़कर जाएंगे। भारत को क्या देकर जाएंगे? स्वतंत्रता देकर जाएंगे। लेकिन कैबिनेट मिशन ने मांग को मानने से मना कर दिया था। तो इसके प्रभाव में पूरे भारतवर्ष में क्या हो रहे हैं? दंगे हो रहे हैं। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो आप ध्यान रखें कि अब जो माउंटबेटन भारत आ रहे हैं, लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत आ रहे हैं, वे माउंटबेटन योजना प्रस्तुत करेंगे। तो अगला जो स्टेप है इटली घोषणा के बाद वो आता है माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान। तो जब भारत की परिस्थितियां इतनी खराब हो रही हैं या भारत में इस तरह का अव्यवस्था या अराजकता उत्पन्न हो रही है, तो इन्होंने कह दिया कि हम भारत का विभाजन करेंगे। यानी लॉर्ड माउंटबेटन क्या हो गए? भारत विभाजन के लिए तैयार हो गए या भारत विभाजन की तैयारी करने लगे। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा क्या की गई है? तैयारी कर दी गई। किसकी? भारत के विभाजन की। ठीक है। 4 जून 1946 के बाद का अगला 47 को। ठीक है। ये माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। ये सीधी सीधी भारत का क्या कर रही है? डिवाइडेशन करना चाह रही है। और इस प्लान के आधार पर कौन सा अधिनियम पारित हुआ? भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पास हुआ। ठीक है। और 18 जुलाई 1947 को सम्राट जॉर्ज 6 ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। और आपको पता है रेडक्लिफ योजना के तहत या रेडक्लिफ के आधार पर भारत की सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया गया और भारत का डिवाइडेशन हो गया। इसको स्वीकृति मिल गई इस दिन। ब्रिटिश संसद ने और सम्राट 6 ने साइन कर दिए इस पर। ठीक है। तो इस तरह से भारत का डिवाइडेशन हो गया। अब डिवाइडेशन होने के बाद आप देखिए संविधान सभा के सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो संविधान सभा जो थी, वो जो संविधान सभा है उसमें 229 प्लस 70 यानी कुल 299 सदस्य भारत को मिले। यानी संविधान सभा में इतने सदस्य रह गए भारत के पक्ष में। ठीक है। और क्या प्रभाव पड़ा? भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दे दी गई। क्या दे दी गई? आज़ादी दे दी गई। भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट बना दिए गए और देशी राज्यों को ये कह दिया गया कि वह किसी भी संघ में शामिल हो सकते हैं। भारत डोमिनियन में या पाकिस्तान डोमिनियन में या दोनों में शामिल नहीं होना चाहें तो वह स्वतंत्र रूप से भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चला सकते हैं। इन सब के बावजूद अगर देखा जाए तो आप ये ध्यान रखें कि इस तरह से हमारी टोटल सीटें कितनी रह रही हैं? अब इतनी रह गई। ठीक है। इन सीटों के लिए ही आगे, इन सीटों के आधार पर ही संविधान सभा का क्या होगा? गठन होगा। और संविधान सभा में इतने ही कैंडिडेट शामिल होंगे और उन कैंडिडेटों को का ही दायित्व रहेगा संविधान निर्माण का। और एक इम्पोर्टेंट बात और बताना मैं भूल गया कि बताना भूला क्या मतलब भूलने का तो ऐसा नहीं बता, डिकी बर्ड योजना भी कहते हैं माउंटबेटन योजना को। ये प्रश्न भी पूछा गया है। डिकी बर्ड योजना भी कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना को। डिकी बर्ड योजना किसका दूसरा नाम है? माउंटबेटन योजना का। माउंटबेटन योजना जो हमने अभी चर्चा की है उसका दूसरा नाम ये है। इसको पूछा गया है कई जगह। ठीक है ना, इसलिए बताना ज़रूरी था। तो आप ये ध्यान रखें कि जो योजनाएं हैं इसका दूसरा नाम हमेशा ध्यान रखें। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि संविधान सभा का हमने गठन कर लिया। संविधान सभा के लिए पहली बात कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशें थी वो हमने
डिस्कस कर ली। संविधान सभा की सिफारिशों के आधार पर जब निर्वाचन हुए तो पार्टी के आधार पर किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली ये हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि वो सदस्य आगे जाएंगे। फिर उसके बाद आगे क्या समस्या आई कि एटली ने घोषणा की भारत को स्वतंत्र करने की 1948 में, तो माउंटबेटन लेकर आए माउंटबेटन योजना, उन्होंने माउंटबेटन को भेजा। तो मैं क्षमा चाहूँगा अगर ये 1947 था ना, 3 जून 1947 माउंटबेटन ने अपना प्लान योजना इस दिन प्रस्तुत कर दी। इसके आधार पर, इस योजना के आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, जिसने कि भारत और पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। एक तरह से भारत के टुकड़े हुए तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और उस अधिनियम की बात और देख लें, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो याद आ जाती हैं, याद रखनी चाहिए। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया 1947 के अधिनियम के द्वारा, पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भारत का सम्राट शब्द हटा दिया गया, भारत का सम्राट शब्द हटा दिया गया। ठीक है, अब इसके अलावा राष्ट्रमंडलीय सचिव था, अभी भी राष्ट्रमंडल बना हुआ है, सचिव को ये दायित्व दे दिया गया। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेट मैंने बताया दोनों डिवाइड कर दिए गए। गवर्नरों को गवर्नर और गवर्नर जनरल के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी गई, गवर्नरों को प्रांतों का शासन दे दिया गया। तो इसके बाद हमारे पास एक और अधिनियम इसकी जो बात रह गई थी, तो ये सारी हैं, यानी भारत को हमने 200 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या हमने यहाँ तक लाकर छोड़ दी। ये काम खत्म हो गया अब हमारा। अब आगे हम इसका डिवाइडेशन, जब डिवाइडेशन आपको पता ही, मैंने पहले ही बता दिया 229 और 70 कौन? देशी रियासतें। देशी रियासतों में सबसे ज़्यादा किसकी सीट है? मैसूर की। कितनी है? 7। और ब्रिटिश प्रांतों में सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं? 55 संयुक्त प्रांत की। संयुक्त प्रांत को सबसे ज़्यादा क्या मिली हुई है? सीटें। संयुक्त प्रांत और मैसूर को कितनी सीटें हैं? 7। यानी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कहाँ से आए ब्रिटिश प्रांत में? संयुक्त प्रांत से 55। और 7 देशी रियासतों में सबसे ज़्यादा सीटें किसने दी हैं? मैसूर ने। तो ये हमारे इस तरह से अलग अलग प्रांत जो हमारे निकल के आए हैं उनकी सीटें, और संयुक्त प्रांत जो हमारे ब्रिटिश प्रांत है उनसे मिलकर टोटल कितनी हो गई? 299 सीटें। यानी हमारी संविधान सभा में अंत में पाकिस्तान के विभाजन के बाद 299 सदस्य उपलब्ध रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास अंतरिम सरकार नाम का एक बिंदु और था जो मैं आपको बता दूं, जो बार बार पूछा जाता है। अंतरिम सरकार, अंतरिम का मतलब हो गया अस्थायी। अब अस्थायी कब तक? पहले तो रहा 1947 तक। ठीक है, 1946 से 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक। फिर 15 अगस्त 1947 से 1952 तक, क्योंकि पहले निर्वाचित सरकार 1952 में बन रही है, ध्यान रखें आप। तो इसलिए अस्थायी है। अस्थायी सरकार का गठन हुआ 1946 में। ठीक है, उसका गठन होने के बाद अब हम देखते हैं। हेलो, हाँ सर, मनोज बोल रहा हूँ सर।